जुनूनी इश्क पार्ट 35। अद्विका ने उनकी आंखों में झांकते हुए देखा। उनकी मुस्कान में उसे सच्चाई नहीं दिखी जो वह सुनना चाहती थी। दादाजी, ये आप कैसे कह सकते हो? आज सुबह मैंने देखा कि आप और रुद्र मेरी शादी को लेकर बहस कर रहे थे। अद्विका की आवाज में एक शिकायत थी, लेकिन साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी। उसने अपनी दोनों बाहें सिकोड़ ली और अपनी आंखों में जवाब ढूंढने की कोशिश की। ओमकार जी ने अपनी नजरें अद्विका से हटा ली और खिड़की से बाहर देखने लगे। वह कुछ देर तक खामोश रहे, फिर बोले, अद्विका, हर रिश्ते में कुछ सवाल होते हैं, कुछ डर होते हैं। अद्विका ने उनकी बात सुनकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। दादाजी, रुद्र ने मेरी हमेशा रक्षा की है। वह मुझसे प्यार करता है। क्या आप मुझ पर भरोसा नहीं करते? ओमकार जी ने उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में प्यार और चिंता का गहरा समुद्र था। अद्विका, यह भरोसे की बात नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य की बात है। अद्विका ने उनकी बात पर सिर झुकाया। अगर आप खुश नहीं हैं तो मुझे बताइए, मैं अपनी खुशी से ज्यादा आपकी खुशी को महत्व देती हूँ। ओमकार जी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो अद्विका। मैं बस तुम्हारे लिए सही फैसला करना चाहता हूँ। अद्विका ने उन्हें गले लगा लिया। ओमकार जी ने सिर हिलाया और अद्विका को अपनी गोद में बैठाकर दिलासा देने लगे, लेकिन उनके दिल में अब भी कुछ सवाल थे जिनका जवाब उन्हें चाहिए था। ओमकार जी और परिवार के बाकी लोगों के लिए रुद्र और अद्विका की शादी किसी विस्फोट से कम नहीं होने वाली थी, लेकिन रुद्र के जीवन में ऐसी चीजें अक्सर अप्रत्याशित और रहस्यमय होती थी। रुद्र की बालकनी में एक काला साया लंबे समय से मंडरा रहा था। जैसे ही वह साया हलचल करता, अचानक रुद्र वहां आकर उसे गले से पकड़ लेता। उसकी पकड़ इतनी मजबूत और तीव्र थी कि उस साये का गला जलने लगा। दर्द के कारण वह साया धीमी टूटी फूटी आवाज में कहने की कोशिश करता है, माय लॉर्ड, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको सारी जानकारी भेजी थी, लेकिन किसी ने उस संदेश को बीच में ही कैद कर लिया, इसलिए वह आपके पास नहीं पहुंच सका। रुद्र की आंखों में क्रोध की चिंगारी चमकती है। वह कुछ कहने ही वाला होता है कि अचानक अद्विका की आवाज सुनाई देती है, अच्छा तो आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से बाहर ढूंढ रही हूँ। रुद्र तुरंत बालकनी के कोने की ओर खड़ा हो जाता है। अद्विका की उपस्थिति ने उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। वह उसके मासूम चेहरे को देखते हुए अपने कठोर भाव को छुपाने की कोशिश करता है। अद्विका उसकी ओर बढ़ते हुए पूछती है, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? रुद्र एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब आता है और कहता है, बस थोड़ा हवा ले रहा था। तुम क्यों ढूंढ रही थी? अद्विका थोड़ी खांसते हुए कहती है, ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहीं भूल तो नहीं गए ना कि मुझसे शादी करनी है? अद्विका के गुस्से भरे अंदाज को देखते हुए रुद्र की मुस्कान और भी गहरी हो जाती है। वह बिना किसी हड़बड़ी के अद्विका को घूरते हुए अपने सीने पर हाथ बांध लेता और हल्के से सिर हिलाते हुए कहता है, सोच रहा हूं कि शादी ना करूं। रुद्र की इस बात पर अद्विका का गुस्सा आसमान छूने लगता है। वह पैर पटकते हुए रुद्र की ओर बढ़ती है और अपनी एक उंगली उसकी ओर तान कर कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी कि आपसे शादी ना करूं। वैसे भी आपके और मेरे बीच का एज गैप इतना बड़ा है कि पता नहीं कितने जनरेशन का फर्क है। अद्विका के इतना कहते ही रुद्र बिना एक पल गवाए उसको अपनी ओर खींच लेता है। वह उसे कमर से पकड़कर अपने सीने से सटा लेता है। अद्विका का चेहरा अब रुद्र के करीब था और उसकी गहरी मोहक आवाज अद्विका के कानों में गूंजती है, जनरेशन गैप।
तुम चाहो अगर तुम चाहो तो मैं अपनी उम्र और भी कम कर सकता हूँ, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें अपनी उम्र बढ़ाने का मौका कभी नहीं दूंगा। रुद्र की इस बात पर अद्विका की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह चाहकर भी हिल नहीं पाई। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराता है और धीरे धीरे कहता है, और सुनो, तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं ये मैं तय करूंगा। अद्विका गुस्से और शर्म के बीच फंसी हुई कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र के इस अंदाज ने उसे पूरी तरह खामोश कर दिया। अद्विका रुद्र के इस जबरदस्त डायलॉग पर एक पल के लिए हक्की बक्की रह जाती है। वह अपनी छोटी छोटी आंखों को बड़ी करते हुए उसे घूरने लगती है और फिर गुस्से में बोल पड़ती है, ओह, तो अब आप तय करोगे कि मैं शादी करूंगी या नहीं? वाह, क्या बात है, मतलब मेरी तो कोई चलने वाली ही नहीं है, क्यों? रुद्र उसकी बात पर हल्की सी हंसी दबाते हुए उसे और करीब खींच लेता। अब अद्विका और उसके बीच बस सांसों का फासला रह गया था। उसने अपनी भूरी आंखों से अद्विका को घूरते हुए गहरी धीमी आवाज में कहा, नहीं, तुम्हारी मर्जी तो पूछनी चाहिए, बस औपचारिकता के लिए। तो अद्विका, क्या तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओगी? अद्विका ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, और अगर मैं ना कह दूं? तो रुद्र के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान आ गई। उसने अद्विका के चेहरे को अपने बड़े मजबूत हाथों में से ऊपर किया और उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए कहा, तो ना सुनने का अनुभव भी ले लूंगा, लेकिन मेरी दुल्हन तुम ही बनोगी। तुम्हारे ना कहने से मेरी मर्जी थोड़ी बदल जाएगी। अद्विका ने चिढ़ते हुए उसकी छुगती पर एक हल्का मुक्का मारा और कहा, आप हमेशा अपनी ही मनमानी करते हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी? रुद्र ने उसकी बात का जवाब दिए बिना उसकी कमर से अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। उसने झुककर अद्विका के कान में फुसफुसाते हुए कहा, क्योंकि मेरी मनमानी ही तुम्हारा प्यार है और तुम्हें खुद को रुद्र की दुल्हन बनाने का कोई और मौका नहीं मिलेगा। रुद्र का चेहरा, अद्विका का चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने गुस्से से अपने पैर पटकते हुए कहा, यू आर सो मीन। रुद्र ने ठहाका लगाते हुए कहा, और तुम बहुत क्यूट। फिर उसने अद्विका को अपनी बाहों में उठाया और कहा, चलो मिसेस रुद्र, बनने की तैयारी करो, और अगर तुमने ज्यादा नखरे किए तो मैं तुम्हें हाँ बोलने का मौका भी नहीं दूंगा। अद्विका ने शर्म और गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानती थी कि वह पहले ही हार चुकी थी। रुद्र के किस से अद्विका भी उसे रिस्पॉन्स करने लगती। दोनों के होठ किसी चुंबक की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे उनका किस वाइल्ड होता जा रहा था। अद्विका का साथ पाकर रुद्र उसके होठों से खेलने लगता है, मतलब उसका किस और फ्रेंच किस में बदल गया था। तभी अचानक ही बादल भी बरस पड़ते हैं। हाँ, फिर ये कहना भी गलत नहीं था कि ये रुद्र का ही कारनामा था। हल्की बूंदाबांदी से शुरू हुई बारिश देखते ही देखते दोनों को पूरी तरह से भिगो गई और अद्विका ना जाने कब रुद्र के बाहों में निढाल हो गई। उसे भी खबर नहीं हुई। अगली सुबह अद्विका की नींद खुली। नींद चिड़िया की चिचिहाहट से खुली। पूरे कमरे में खुशबूदार फूलों से सजाया गया था। हर तरफ से आती फूलों की भीनी भीनी खुशबू अलग ही मदहोशी जगा रही थी। अद्विका एक नजर हर ओर देखती है। कमरे की सजावट देखकर अद्विका के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है, पर दूसरे ही पल उसका मुंह बन जाता है जब वह अपने बगल में देखती है, जो हर रोज की तरह खाली थी।
अद्विका मुंह बनाती हुई खुद में ही बड़बड़ाती है। इस ड्रैकुला का मैं क्या करूं? पता नहीं कब सोते हैं और कब जागते हैं, कुछ पता नहीं चलता। इतना कह वह वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। कुछ देर में वह नीचे हॉल में आती है तो पूरा हॉल खाली था। खाने के टेबल पर खाना लगाया हुआ था, पर वहाँ स्टाफ का मेंबर कोई नहीं था और आज वहाँ विराट भी मौजूद नहीं था। अद्विका को यह बड़ा अजीब लगता है, पर वह कुछ ना कह चुपचाप खाना खा लेती है। खाने के बाद भी वहाँ कोई नहीं था। अद्विका इधर उधर घूमकर विराट को आवाज भी लगाती है। वह बाहर गार्डन में भी जाके देखती है, पर वहाँ कोई नहीं था। अद्विका को कुछ समझ नहीं आता। वापस कमरे में आकर वह अपना फोन ढूंढती है और रितिका को कॉल करती है, पर कॉल जाने के बाद भी वह कॉल रिसीव नहीं करती। अद्विका आरव को भी कॉल लगाती है, पर वह भी कॉल रिसीव नहीं करता। वह अपने दादाजी को भी कॉल करती है, पर वह भी कॉल रिसीव नहीं करते। अद्विका का दिल अब घबरा रहा था कि उसके साथ अब ये क्या हो रहा है। यहाँ मेंशन में भी कोई नहीं था और ना ही कोई उसका कॉल रिसीव कर रहा था। अद्विका थक हार कर रुद्र को भी आवाज लगाती है और उसे कॉल भी करती है, पर कोई फायदा नहीं होता। अद्विका अब लगभग रो पड़ी थी, तभी उसे बालकनी से आवाज आती है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।